नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। करंट अफेयर्स में आज हम लोग संपूर्ण आर्थिक घटनाक्रम पढ़ेंगे 2020 का। जितना भी जनवरी से लेकर और 30 जून तक इकोनॉमिक्स से जुड़ा करंट अफेयर्स है, जिसमें जीडीपी के आंकड़े, कई सारे अनुमान, फसलों के अग्रिम अनुमान, विभिन्न प्रकार की जो है आर्थिक गतिविधियों से संबंधित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा रिपोर्ट्स जारी की जाती है। तो वो सब कुछ हम इस एक सिंगल वीडियो में जितना भी महत्वपूर्ण बिंदु है सब देखेंगे और केवल उतना ही पढ़ेंगे जितना आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि आर्थिकी से संबंधित जो आंकड़े जारी होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन उनमें से हम केवल उन्हीं फैक्ट्स को पढ़ेंगे इस वीडियो में जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र में एक नए बंदरगाह की स्थापना की मंजूरी मिल गई है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा महाराष्ट्र के वधावन में एक नए प्रमुख बंदरगाह की स्थापना हेतु सैद्धांतिक रूप से मंजूरी मिल गई है। तो इस तरह का जब प्रश्न आपके सामने आएगा तो सबसे ज़रूरी है कि आपको स्थान पता हो कि ये कहाँ पर है। वधावन में जो है ये नया बंदरगाह स्थापित होगा और इस परियोजना की जो संभावित कुल लागत है वो 65,544.54 करोड़ रुपए की लागत इसकी आएगी। वधावन बंदरगाह जब विकसित हो जाएगा उसके बाद ये विश्व के शीर्ष 10 कंटेनर बंदरगाह वाले देशों में भारत शामिल हो जाएगा। अभी तक JNPT देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है, ये भी कभी आपसे पूछा जा सकता है। और ये कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। अगला अपडेट देखते हैं। भारत में लिथियम के नए भंडार की खोज की गई है। तो जब इस तरह की खोज होती है तो सबसे ज़्यादा जो इसमें महत्वपूर्ण क्या हो जाता है कि ये कहाँ पर स्थित है। तो परमाणु खनिज निदेशालय के शोधकर्ताओं ने मंडया नामक स्थान है कर्नाटक में, यहाँ पर 14,100 टन अनुमानित लिथियम भंडार की खोज की है। मंडया है कहाँ पर? ये बंगलुरु से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लिथियम, आप जानते हैं लिथियम की जो है बैटरियां बनती हैं जो खासकर हमारे मोबाइल में यूज़ होती हैं। तो लिथियम एक दुर्लभ धातु है जिसका उपयोग मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए बैटरी बनाने में किया जाता है। और जो इस समय शीर्ष उत्पादक देश हैं लिथियम के, उसमें चिली है, 8.6 मिलियन टन उत्पादन करता है। ऑस्ट्रेलिया 2.8 मिलियन टन, अर्जेंटीना 1.7 मिलियन टन और उसके बाद पुर्तगाल जो है 60,000 टन लिथियम का उत्पादन प्रतिवर्ष करता है। अगला अपडेट देखते हैं। भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सब अभी तक जो है पिछले 7 सालों से चाइना जो है लगातार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश था, लेकिन अब जो है अमेरिका नंबर 1 पे आ गया। तो आपको इसको याद रखना है कि अब जो है चाइना को पीछे छोड़कर अमेरिका जो है पहले नंबर का देश हो गया है, जो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 18-19 के दौरान भारत और अमेरिका के मध्य द्विपक्षीय व्यापार 87.95 बिलियन अमेरिकन डॉलर का रहा। और इसी दौरान जो है चीन के साथ अगर देखा जाए तो ये भी 87.0 बिलियन डॉलर था, जो कि इसमें अमेरिका जो है उससे ज़्यादा था। अगर वर्ष 2013-14 के वित्तीय वर्ष से और 17-18 तक का कंपेरिजन किया जाए तो चीन जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। और उसके बाद आर्थिक समीक्षा जो अभी जारी हुई थी फरवरी में, उसमें भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार देश जो है, जो डाटा था वो अप्रैल 2018 से नवंबर 2019 तक का था। उसके आधार पर भी हम देखें तो USA जो है भारत के कुल व्यापार में 11.3% का योगदान करता है। ये आप जो है यहाँ पर चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। उसके बाद चाइना 10.9, UAE 7.3, सऊदी अरेबिया 4.1 और हांगकांग 3.7। तो ये आप जो है शीर्ष 5 जो बड़े व्यापारिक भागीदार हैं भारत के साथ में, इनकी ये क्रम जो है ज़रूर याद रखें। आगे चलते हैं। क्रूड या कच्चा इस्पात जिसको स्टील कहते हैं, इसके उत्पादन में भी जो है रैंकिंग जारी हुई थी। तो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार भारत में क्रूड स्टील यानी कच्चे इस्पात का उत्पादन वर्ष 2019 में 1.8% बढ़कर 111.2 मिलियन टन हो गया है, और जबकि 2018 में ये 109.3 मिलियन टन। 2019 में क्रूड स्टील के शीर्ष 5 उत्पादक और उनकी वैश्विक हिस्सेदारी क्या थी, यही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। चाइना नंबर 1 पे है स्टील उत्पादन में,
उसके बाद भारत का नंबर आ जाता है, तीसरे नंबर पे जापान, चौथे नंबर पे यूएसए और पाँचवें नंबर पे रूस। भारत कभी जो है 2 साल पहले जो है कहाँ पर होता था, यहाँ पर होता था तीसरे नंबर पे, लेकिन अब भारत दूसरे नंबर पे आ गया है, यही आपको याद रखना है। वर्ष 2019 में शीर्ष 10 क्रूड स्टील उत्पादों में ईरान एक ऐसा देश था जहां उत्पादन में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। ये भी याद रखिएगा कि अगर उत्पादन में सबसे ज़्यादा वृद्धि की बात की जाएगी तो आपको बताना है 30.1% की वृद्धि के साथ जो है ईरान इस मामले में पहले नंबर का देश है। आगे चलते हैं। एक नया नारा लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। कैश इज किंग बट डिजिटल इज डिवाइन, यानी नकदी भव्य है पर डिजिटल दिव्य है। इसका क्या आशय है? इसका आशय यह है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन को देश में बढ़ावा देना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए कैश इज किंग बट डिजिटल इन डिवाइन अर्थात नकदी भव्य है पर डिजिटल दिव्य है का नारा दिया है। रिजर्व बैंक के अनुसार देश में नोटबंदी के बाद से प्रचलन में नोटों की संख्या 3.5 लाख करोड़ रुपए की कमी आई है। तो नोटबंदी के बाद डिजिटल करेंसी का एक्सचेंज बढ़ा है, डिजिटलाइजेशन के कारण डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़े हैं, जिसके कारण 3.5 लाख करोड़ रुपए की जो है करेंसी नोट्स में कमी आई है, जो कि प्रचलन में है। अगला अपडेट देखते हैं, टॉप 5 बैंकिंग ब्रांड्स 2020 के। तो ब्रिटिश प्रकाशन है द बैंकर, इसने भारतीय बैंक, इंडस इंड बैंक को टॉप 500 बैंकिंग ब्रांड्स 2020 में ब्रांड वैल्यू में सर्वाधिक वृद्धि के संदर्भ में पहला स्थान दिया है। तो आपको यही याद रखना है कि इंडस इंड बैंक जो है टॉप 5 बैंकिंग ब्रांड्स में नंबर 1 पे है, और इस सूची में कुल 4 भारतीय ब्रांड को जो है, जो कि बैंकिंग ब्रांड है, उनको जगह दी गई है। 3 अन्य कौन से हैं? एक है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये जिसने टोटल ओवरऑल लिस्ट में चौथा स्थान प्राप्त किया है, और बैंक ऑफ इंडिया इसने 15वां स्थान प्राप्त किया है। एक्सिस बैंक ने 19वां स्थान प्राप्त किया है। अब एक और तरीके से इसमें रैंकिंग जारी की गई है। रैंकिंग में वृद्धि के संदर्भ में पहले और दूसरे स्थान पर कौन कौन है? केमिकल बैंक, ये कहाँ की है? यूएसए की। और साब्रुक बैंक कहाँ की है? यूके की। तो ये दूसरे तरह से है, यानी रैंकिंग में वृद्धि की यहाँ पर बात की जा रही है। कुल ब्रांड वैल्यू के संदर्भ में 50 शीर्ष देशों में भारत वर्ष 2020 में $26,516 मिलियन की ब्रांड वैल्यू के साथ पर 8वीं रैंक पे है। तो इंडिया की जो है ब्रांड वैल्यू में रैंक पूछी जा सकती है, जो आपको बतानी है कि इंडिया की रैंक 8th है। चीन, अमेरिका और कनाडा ये जो है टॉप 3 हैं। चाइना 1 पे है, अमेरिका 2 पे है और कनाडा 3 पे है। ये किस आधार पे हैं? ब्रांड वैल्यू, मतलब कंप्लीट ब्रांड वैल्यू उस देश की। आगे चलते हैं, अगला अपडेट देखते हैं। बिजनेस स्कूल की रैंकिंग्स जारी की गई हैं 2020 के लिए, और ये कौन से बिजनेस स्कूल हैं जो ऑनलाइन कोर्स ऑफ़र करते हैं। तो ऑनलाइन कोर्स ऑफ़र करने वाले बिजनेस स्कूलों की ये पहली वैश्विक रैंकिंग है, यानी ग्लोबल रैंकिंग है, और इसमें भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM बेंगलुरु को MOOCs यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज लैब की बिजनेस स्कूल रैंकिंग 2020 में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही याद रखना है कि इंडिया से IIM बेंगलुरु को 3rd प्लेस इसमें प्राप्त हुआ है, और इसमें कुल 16 जो है बिजनेस स्कूल्स को रैंकिंग दी गई है। और इसके अलावा HEC ये पेरिस का है बिजनेस स्कूल, जो कि फ्रांस में है, ये पहले स्थान पे रहा। तो बस इतनी ही जानकारी आपके लिए पर्याप्त है इससे संबंधित। अगला अपडेट देखते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में व्यापक विलय को मंजूरी। तो आपने देखा होगा कि जनवरी में जो है कई सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को आपस में विलय करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी। तो ये कितने बैंक हैं? 10 बैंकों को 4 बैंकों में विलय करने के व्यापक एकीकरण के मंजूरी के बाद ये विलय 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी हो चुका है। अब कौन सा बैंक किस में मर्ज हुआ है ये जानना जरूरी है। तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इसका विलय कहाँ पर हुआ है? PNB में हुआ है, यानी पंजाब नेशनल बैंक में। सिंडिकेट बैंक का जो है केनरा बैंक में हुआ है, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हुआ है, और इसी तरह से इलाहाबाद बैंक जो है इसका मर्जर जो है इंडियन बैंक में हुआ है। अगला अपडेट देखते हैं,
पावरिंग द इकोनॉमी विद हर वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया 2020। तो ये जो रिपोर्ट है ये बेसिकली क्या है, ये भारत में जो उद्यमशील महिलाएं हैं, जो उद्यमों को संचालित करती हैं, उनके बारे में ये रिपोर्ट है। बैन एंड कंपनी और गूगल द्वारा पावरिंग द इकोनॉमी विद हर वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप नामक एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में भारत में 13.5 से 15.7 मिलियन महिला स्वामित्व वाले उद्यम हैं, यानी जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें से इतनी जो है महिलाओं के स्वामित्व में है, और जो कि कुल उद्यमों का कितना है 20% है। तो इतना डेटा सफिशिएंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलते हैं। भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। तो ये आप जानते हैं, शुरुआत में ही रिपोर्ट आ गई थी। यूएसए की जो थिंक टैंक वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू है उसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी। उसके अनुसार वर्ष 2019 में भारत यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को पीछे छोड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। पहले भारत की प्लेस क्या थी, 7th प्लेस थी। वर्ष 2019 में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार $2.94 ट्रिलियन था, जबकि यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस की अर्थव्यवस्था का आकार क्रमशः $2.83 ट्रिलियन और $2.71 ट्रिलियन था। अब जो है मोदी जी ने जो लक्ष्य रखा है वो कितना है, $5 ट्रिलियन का है, जो कि 2025 तक अचीव करने का लक्ष्य रखा गया है। अब यहाँ पर इस सूची में आप देख सकते हैं जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक से ली हुई सूची है, इसमें बताया गया है कि किस देश में कितना जो है जीडीपी के अनुसार जो है कौन सी शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाएं हैं दुनिया की। तो सबसे टॉप पर कौन सी है, संयुक्त राज्य अमेरिका, और इसका जो रिसेंट डाटा वो है ये $21.4 ट्रिलियन। उसके बाद चाइना, उसके बाद जापान, उसके बाद जर्मनी और उसके बाद भारत। तो भारत 5वें नंबर पे है। भारत से पहले यूएसए, चाइना, जापान और जर्मनी, ये आपको याद रखना है। यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस ये भी कभी भारत से आगे हुआ करते थे, लेकिन अब ये जो है भारत से पीछे हो गए हैं। आगे चलते हैं। एक मोबाइल ऐप है जिसका नाम है सेबी स्कोर्स। तो सेबी से आपने अनुमान लगा लिया होगा कि ये सेबी से संबंधित है। तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने एक मोबाइल ऐप जिसका नाम रखा गया सेबी स्कोर्स लॉन्च किया है। इस मोबाइल ऐप के माध्यम से निवेशक अपनी शिकायतें आसानी से सेबी के पास दर्ज करा सकते। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी की एक वार्षिक रिपोर्ट जारी हुई है जिसका नाम है एशियाई विकास परिदृश्य स्कोर्स 2020। अब ये एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने इस रिपोर्ट में वर्ष 2020 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के अनुमान को 2019 के 5% से घटाकर कितना कर दिया है, 4% कर दिया है। और एडीबी ने 2021 के लिए जो है भारत की इकोनॉमी की वृद्धि दर जो है 6.2% करने का अनुमान लगाया है। तो ये अनुमान में रिवीजन भी होता रहता है 6-6 महीने पर, इसको नोट कर लीजिएगा, लेकिन अगर कोई अगला अपडेट आता है तो उसको आपको मैच करना जरूरी है। वर्ल्ड के बिलियनियर्स यानी अरबपतियों की फोर्ब्स सूची जारी हुई है 2020 की, और इस सूची में विश्व के सर्वाधिक धनी व्यक्ति कौन है, लगातार तीसरी बार जो है अमेज़न के प्रमुख जेफ बेज़ोस इसके जो है सबसे ज़्यादा अमीर हैं दुनिया के। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स दूसरे नंबर पर, बर्नार्ड अर्नाल्ड एवं परिवार तीसरे नंबर पर, और वॉरेन बफेट चौथे, और लैरी इलिसन 5वें स्थान पर रहे। इस सूची में फेसबुक के जो संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग वे 7वें स्थान पर हैं। अगला अपडेट देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस द्वारा भारत की जीडीपी वृद्धि दर का एक अनुमान प्रस्तुत किया है। तो संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट एशिया और प्रशांत का आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण 2020 संवहनी अर्थव्यवस्थाओं की ओर, ये अप्रैल 2020 में जारी किया गया था। इस रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा वित्तीय वर्ष यानी 2021 के दौरान भारत की जीडीपी कितनी रहने का अनुमान है, 4.8%। तो आप ये जो है जितनी भी मैं जीडीपी का अनुमान बता रहा हूँ इसको एक लिस्ट बनाकर सेव करते चलिए किस संस्था ने कितना बताया है, क्योंकि किसी भी संस्था के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जा सकता है। और 2021-22 के लिए ये अनुमान जो है 5.1% रहने का अनुमान इसमें लगाया गया है। फिर वर्ष 2020-21 में रिकॉर्ड अनाज उत्पादन का जो है लक्ष्य भारत सरकार ने अनुमानित किया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा सामान्य मानसून की उम्मीद के मद्देनज़र देश में
वर्ष 2020-21 में रिकॉर्ड 29 करोड़ 83 लाख टन अनाज उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तो ये याद रख लीजिएगा, 29 करोड़ 83 लाख टन टोटल अनाज उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है और इस दौरान अनाज उत्पादन में 63,50,000 टन की वृद्धि का अनुमान है। अगला अपडेट देखते हैं। इजराइल में पहली पूरी तरह से डिजिटल बैंक लॉन्च करने की घोषणा करने वाली भारतीय कंपनी कौन है? तो नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसको हम TCS कहते हैं, इजराइल की पहली पूरी तरह से डिजिटल बैंक ये लॉन्च करेगी और इसे वर्ष 2021 में लॉन्च करने की योजना है। नेक्स्ट अपडेट, नेशनल ई कॉमर्स मार्केट प्लस भारत मार्केट, इसका नाम दिया गया है क्या? भारत मार्केट। ये नया जो है इसी का उपक्रम है, इसको लॉन्च करने की घोषणा की गई है। व्यापारियों का जो अखिल भारतीय संगठन है, जिसका नाम है अखिल भारतीय व्यापारी संघ, इसने शीघ्र ही नेशनल ई कॉमर्स मार्केट प्लस भारत मार्केट लॉन्च करने की घोषणा की है और इस पोर्टल से जुड़ने वाले व्यापारी इस मार्केट प्लस के एक हिस्से के मालिक होंगे। ये प्लेटफॉर्म विशेष रूप से देश भर के रिटेलर्स यानी खुदरा व्यापारियों के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। फोर्ब्स द्वारा भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची जारी की गई है 2020 के लिए। इस लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी 36.8 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ लगातार 13वें वर्ष शीर्ष पर रहे, यानी 13 सालों से लगातार शीर्ष पर हैं। डीमार्ट सुपरमार्केट चेन के राधा किशन दमानी देश के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति रहे। HCL के संस्थापक और अध्यक्ष शिव नाडर तीसरे स्थान पर, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के उदय कोटक चौथे स्थान पर और गौतम अडानी जो है 5वें स्थान पर हैं। नेक्स्ट अपडेट, कोरोना वायरस से निपटने के लिए AIIB द्वारा भारत को ऋण की मंजूरी दी गई। कितने की, ये पूछा जा सकता है। 500 मिलियन अमेरिकन डॉलर ऋण की मंजूरी दी है AIIB ने। AIIB है क्या? एशियाई आधारभूत संरचना निवेश बैंक। इसके द्वारा 500 मिलियन डॉलर का ऋण भारत को दिया जा रहा है कोविड-19 से निपटने के लिए। नेक्स्ट अपडेट, प्रमुख फसलों के उत्पादन का तीसरा अग्रिम अनुमान जो है 2019-20 के लिए जारी किया गया है। कृषि सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग द्वारा 19-20 के लिए जारी प्रमुख फसलों के उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान के साथ देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन 295.67 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। ये पिछले 5 वर्षों यानी 14-15 वित्तीय वर्ष से लेकर 18-19 तक के औसत खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 25.89 मिलियन टन अधिक है। अब इसमें सारी फसलों का जो है अनुमान जारी किया जाता है, लेकिन हमको सारी फसलें इसमें नहीं देखनी है। कुछ जो मेजर क्रॉप्स हैं उनके बारे में देखते हैं। चावल का जो कुल उत्पादन का अनुमान लगाया गया 19-20 के लिए वो कितना है? 117.94 मिलियन टन। गेहूं का 107.18 मिलियन टन। पौष्टिक मोटे अनाजों का 47.54 मिलियन टन और दलहन का जो कुल उत्पादन वो 23.01 मिलियन टन का अनुमान लगाया गया है। एक और महत्वपूर्ण अपडेट है, लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिया। तो कहाँ पर दिया गया है? छत्तीसगढ़ राज्य ने लाख की जो खेती थी इसको कृषि गतिविधि घोषित कर दिया है। पहले ये कृषि गतिविधि में शामिल नहीं थी, तो इसमें कई सारी सुविधाएं जो है इस व्यवसाय को नहीं मिल पाता था और छत्तीसगढ़ जो है भारत के प्रमुख लाख उत्पादक राज्यों में से एक है। नेक्स्ट अपडेट, फोर्ब की विश्व के 100 उच्चतम भुगतान पाने वाले मशहूर हस्तियों की सूची जारी की गई है, यानी द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज ऑफ 2020। इस सूची में प्रसिद्ध अमेरिकी मॉडल काइनी जेनर 590 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ शीर्ष पर रहीं। उसके बाद प्रसिद्ध अमेरिकी गायक और संगीतकार कान्ये वेस्ट दूसरे स्थान पर और स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ये तीसरे स्थान पर रहे। तो 1, 2, 3 आप याद रखिएगा। उसके बाद भारत से अगर बात करें तो भारत की केवल एक ही मात्र मशहूर हस्ती इसमें शामिल है, जो कि हैं प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार, जो 48.5 मिलियन डॉलर अमेरिकी कमाई के साथ इस सूची में 52वें स्थान पर हैं। अगला अपडेट, मनरेगा के तहत अब तक की सर्वाधिक धनराशि का आवंटन किया है। आपने देखा होगा स्वाभिमान भारत मिशन जो लागू किया गया था उसमें जो विशेष आर्थिक पैकेज दिया गया है,
तो लोगों को उनके घर के आसपास उनके ही क्षेत्र में रोजगार मिले, इसलिए मनरेगा को और ज़्यादा फंड किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के तहत 1,01,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया। बहुत बड़ी धनराशि है अगर योजना के हिसाब से देखा जाए, इसको याद रखिएगा। और यह इस कार्यक्रम के अंतर्गत अभी तक की सबसे बड़ी धनराशि है। नेक्स्ट अपडेट, आरबीआई द्वारा पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यानी पीआईडीएफ सृजित करने की घोषणा की गई है। तो इस तरह का जब कोई फंड सृजित होता है तो उसमें सबसे ज़रूरी होता है कि उसका आकार कितना है फंड का। तो आपको ये याद रखना है कि 500 करोड़ रुपए का पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड सृजित करने की घोषणा की गई है। अब इसका जो नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी ये आधारभूत संरचनाओं पे काम करेगा। देश के जो है विभिन्न राज्यों में टियर 3 से टियर 6 केंद्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में पॉइंट ऑफ सेल मूलभूत सुविधाओं स्थापित करने हेतु अधिग्राहकों को प्रोत्साहित करने के लिए फंड बनाया गया है। इस कदम से इन अल्प सेवित यानी अंडर सर्व्ड क्षेत्रों में डिजिटलीकरण जो कि भुगतान प्रणाली के क्षेत्र में है उसको बढ़ावा मिलेगा। अगला अपडेट, भारतीय अर्थव्यवस्था की एक और रेटिंग जारी हुई है। S&P रेटिंग्स में जो है वृद्धि के पूर्वानुमान जारी किए गए हैं। वैश्विक रेटिंग एजेंसी S&P ने उभरते बाजारों पर अपनी एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है फाइनेंशियल कंडीशंस रिफ्लेक्ट ऑप्टिज्म लॉकडाउन फटीग इमर्ज। ये जून 2020 में यानी अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2021 में 5% तक सीमित रहने का अनुमान है, यानी अंडर 5 ही रहेगी। और 21-22 में पुनः भारतीय अर्थव्यवस्था जो है 8.5% तक पहुंच सकती है। उसके बाद 22-23 में ये पुनः घटकर 6.5% पर इसके आने का अनुमान है। अगला अपडेट देखते हैं, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन जिसको OECD कहते हैं, इसके द्वारा इकोनॉमिक आउटलुक 2020 जारी किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब IMF या OECD का इकोनॉमिक आउटलुक आता है तो उससे कोई ना कोई क्वेश्चन भी आता है। OECD ने हाल ही में इकोनॉमिक आउटलुक 2020 जारी किया गया। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर इसमें -3.7% का अनुमान लगाया गया है। और कोरोना वायरस का आघात यदि भारत पर 2 बार हो जाएगा, यानी एक बार ये चीज़ें संभल कर फिर से दोबारा जो है कोरोना वायरस का फिर से भारत में जो है खतरा उतना ही हो जाए, तो अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी हो जाएगी, -7.3% तक जो है अर्थव्यवस्था संकुचित हो सकती है। तो ऐसा होने के चांसेस कम हैं, लेकिन ये अनुमान है, अनुमान की ही तरह से जारी होता है। अगला अपडेट देखते हैं, RBI के आंकड़ों के अनुसार भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने पहली बार 500 अरब डॉलर के स्तर को पार किया है। तो इस लॉकडाउन में और जब इस अर्थव्यवस्था बिल्कुल निचले स्तर पर जा रही उसमें भी जो है विदेशी मुद्रा का भंडार पहली बार 500 अरब डॉलर को पार किया। कब? 5 जून को। ये डेट भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक ऐतिहासिक डेट है ये। 5 जून 2020 को सप्ताह जो समाप्त हुआ उसमें भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने 8.22 अरब डॉलर की वृद्धि के साथ पहली बार 500 अरब डॉलर के स्तर को पार किया। और इस दौरान विदेशी मुद्रा का भंडार जो है भारत में 501.70 अरब डॉलर हो गया था। ये दैनिक जागरण में भी इसके बारे में एक जो है ग्राफ निकला था, ये मैं आपको दिखाना ज़रूरी समझता हूँ, जिससे आप जो है कंपैरेटिव देख सकते हैं कि जून 2005 से लेकर जून 2020 तक जो है जब जब विदेशी मुद्रा का भंडार तेज़ी से बढ़ा है उसके आंकड़े दिए हुए हैं। तो जून 2020 में आप देख रहे हैं 501.70 अरब डॉलर है, और वहीं 2019 की बात की जाए तो 426.41 अरब डॉलर है। और ये किसके हवाले से बताया गया है? RBI के हवाले से। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं, भारत विश्व का सबसे अधिक प्रतिभूतियों वाला 12वां देश बन गया है। तो प्रतिभूतियाँ आप जानते हैं कि इसमें निवेश किया जाता है, सिक्योरिटीज़ में एक तरह का जो है ये बॉन्ड होता है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जारी होती हैं। तो अप्रैल 2020 के अंत तक भारत 157 अरब 40 करोड़ डॉलर की अमेरिकी प्रतिभूतियों के साथ विश्व का सबसे अधिक प्रतिभूतियों वाला 12वां देश बन गया है।
तो ये 12वां देश है, लेकिन जो ये सोर्स है इसमें ये नहीं बताया गया कि पहला देश कौन सा है। अगर आगे इस तरह की कोई रिपोर्ट मिलती है तो आपसे ज़रूर शेयर की जाएगी। आगे चलते हैं। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसने भी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी कर दिया है जून में 2020 में, और इसके अनुसार जो है 2020 में वैश्विक विकास दर यानी ग्लोबल की बात हो रही पूरी दुनिया की -4.9% तथा अगर 2021 जो वित्तीय वर्ष होगा उसमें 5.4% रहने का अनुमान लगाया गया है। लेकिन हमको ज़्यादा फोकस करना है इस पॉइंट में जहां भारत की बात हुई है। तो भारत की वृद्धि दर 2020 में -4.5% जो है IMF ने अनुमानित की है, और 21 में जो है ये बढ़कर 6.0% यानी 6% जो है हो जाएगी। आगे चलते हैं। सर्वे एक हुआ है एनेक्सियस अबाउट फाइनेंसेज यानी फाइनेंस वित्त के बारे में चिंता। 2020 का ये सर्वे है जो इप्सॉस के द्वारा जो है जारी किया गया है। इसमें मुंबई और बेंगलुरु के 1000 उपभोक्ताओं से संवाद किया गया है और उस पर आधारित सर्वे के परिणाम में बताया गया है कि मुंबई और बेंगलुरु में प्रत्येक 5 उपभोक्ता में एक एनेक्सियस अबाउट फाइनेंसेज यानी वित्त की बात करने पर चिंतित हो जाता है। क्योंकि ऐसा क्यों? उसको लगता है कि देश में जो है अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से नीचे जाएगी और उसके कारण सभी को नुकसान होगा। ये एनेक्सियसनेस जो है चिंता कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न परिस्थितियों से है। आगे चलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण इस पूरी वीडियो का जो सेगमेंट है वो है विश्व निवेश रिपोर्ट 2020। इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 ये कौन जारी करता है? अंकटाड के द्वारा जारी किया जाता है। 16 जून 2020 को अंकटाड यानी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस एंड डेवलपमेंट द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 को जारी किया गया। अब इसकी थीम क्या थी रिपोर्ट की? इंटरनेशनल प्रोडक्शन बियॉन्ड द पैंडेमिक। वर्ष 2019 में बताया गया कि शीर्ष FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अंतर प्रवाह इनफ्लो यानी जिन देशों में सबसे ज़्यादा FDI आया ना कि गया, तो FDI प्राप्त करने वाले जो है शीर्ष 5 देश कौन हैं? नंबर 1 पे ही USA, दूसरे नंबर पे चाइना। ये जो फिगर है इसको याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। USA, चाइना, सिंगापुर, नीदरलैंड्स और आयरलैंड, ये आपको कम से कम 3 जो है शुरुआत के पते होने चाहिए कि सबसे ज़्यादा FDI अंतर प्रवाह यहाँ आया है। उसके बाद भारत की स्थिति की बात कर लें तो भारत इस सूची में 9वें स्थान पे है FDI प्राप्त करने के मामले में, और 2019 में भारत में FDI का कुल अंतर प्रवाह जो था वो $51 बिलियन रहा, जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट है। उसके बाद 2019 में ही FDI का बहिर्प्रवाह यानी आउटफ्लो यानी सबसे ज़्यादा जिन देशों ने FDI दूसरे देशों को भेजा वो कौन है? जापान। जापान ने $227 बिलियन जो है दूसरे देशों में निवेश किया। उसके बाद USA, फिर नीदरलैंड्स, फिर चाइना और जर्मनी। तो इसमें टॉप 3 याद रख लीजिएगा, इतना जो है सफिशिएंट है। एक डाटा और जो है दैनिक जागरण से ही देखते हैं। देश के स्मार्टफोन बाजार में किसकी कितनी हिस्सेदारी है यानी कौन सी कंपनी? तो सबसे ज़्यादा जो है Xiaomi जो चाइनीज़ कंपनी है 30% जो है देश में मोबाइल फ़ोन्स में हिस्सेदारी उसकी है। उसके बाद वीवो, ये भी चाइना की कंपनी है 17%, सैमसंग 16% जो कि दक्षिण कोरिया की है, ओप्पो अगेन जो है चाइना की, उसके बाद रियलमी 14% चाइना की, और उसके बाद बाकी सब आ जाते हैं 11% में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं भारत में जो मोबाइल मार्केट है उसमें जो है चाइना का वर्चस्व है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने जून तक का जितना भी महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाक्रम है वो देखा। आगे जब नए आंकड़े प्राप्त होंगे तो जो है इसको फिर अपडेट किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।